हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पांचवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पांचवें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पांचवें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और मेरे भाई आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप अपनी कंप्लीट तैयारी को 60 से 70 दिन के अंदर यदि मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम बहुत ही शानदार क्लास करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस पांचवें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि F का अर्थ प्लस है, P का अर्थ गुणा है, T का अर्थ भाग है और K का अर्थ माइनस है तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि F का अर्थ है प्लस है, तो इस समीकरण के अंदर हम F के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि P का अर्थ है गुणा, तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम क्या कर देंगे, P के स्थान पर गुणा कर देंगे। आगे बोल रहा है कि T का अर्थ है भाग, तो T के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से लास्ट में बोल रहा है कि K का अर्थ है माइनस है, तो K के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 40, उसके बाद में T का अर्थ है क्या, भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। उसके बाद में 8, फिर क्या है F का अर्थ है प्लस, फिर क्या है 16, यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर क्या है P का अर्थ है गुणा, फिर क्या है 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद में K का अर्थ है माइनस और लास्ट में मेरे भाई 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए सबसे पहले हम समीकरण के अंदर सोल्व करेंगे भाग को, तो यहाँ पर देखिए 8 का भाग देंगे 40 में, तो ये चला जाएगा, यानी कि 8 पंजे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद में क्या है प्लस, फिर मेरे भाई भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16 चौक 64। ठीक है, उसके बाद में क्या है माइनस का 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 13। अब देखिए गुणा करने के बाद में क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जो माइनस की संख्या उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस का 5 है और प्लस का 64 है, तो मेरे भाई 5 और 64 को आपस में ऐड करेंगे तो 5 और 64 मिलकर बन जाएगा 69। ठीक है, इसी प्रकार से क्या बच गया, माइनस का 13, तो 69 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 13 कर देंगे। तो 69 में से माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 56। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 56। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 56 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस,
मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये ऑल सब्जेक्ट के ऊपर तैयार किया गया जो मास्टर पीडीएफ सेट है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लगभग 50 से 60 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप बची हुई तैयारी के बीच में या बचे हुए समय के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या दिया जाएगा तो वो भी देखिए मेरे भाई। देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे किसके मेरे भाई, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और बचे हुए समय के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में PANT को 6129 और TAPE को 2956 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है? यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ई के लिए कूट क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट बोला गया है कि PA उसके बाद में क्या है NT, यानी कि PANT इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 6129। ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है कि TAPE, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं TAPE, इसको क्या लिखा जाता है तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसको लिखा जाता है 2956। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2956। और आप सभी से पूछा गया है कि ई के लिए कूट क्या होगा। करना क्या है यहाँ पर समझिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें एक शब्द ये दिया गया है PANT। ठीक है। उसी प्रकार से जस्ट इसके नीचे हमें एक शब्द ये दिया गया है TAPE। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों शब्दों के बीच में जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं हमें देखना है कॉमन लेटर। कैसे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें P दिया गया है, इसी प्रकार से इससे जस्ट नीचे जो शब्द दिया गया है इसके अंदर भी हमें P दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें A दिया गया है तो इससे जस्ट नीचे जो शब्द है इसमें भी A दिया गया है। ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर T दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी T दिया गया है। ठीक है। क्या इनके अलावा कोई अन्य कॉमन है? नहीं है सर। तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे भाई, देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई अच्छे से, यहाँ पर तो क्या बच गया, यहाँ पर तो बच गया N। ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बच गया E। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने क्या दी गई है संख्या, यानी कि यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है। तब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से लेटर कॉमन देखे हैं उसी प्रकार से संख्या कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है, जस्ट नीचे जो संख्या है इसमें भी 6 दिया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए इस संख्या में 2 दिया गया है तो यहाँ पर भी 2 दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है तो यहाँ पर भी 9 दिया गया है। अब संख्या क्या बच गई, यहाँ पर तो संख्या बच गई 1। ठीक है। और नीचे संख्या बच गई 5। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर N के लिए कोड होगा 1 और मेरे भाई E के लिए कोड होगा
5। हमसे क्या पूछा गया है, ई का कोड। तो मेरे भाई ई का कोड क्या है, 5। तो यहां पर हम लिखेंगे 5, यानी कि ई का कोड होगा 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 5 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और आपके एग्जाम की या आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पेन, बंदूक और कागज, इन तीनों शब्दों के लिए किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है पेन, दूसरा शब्द है बंदूक और तीसरा शब्द है कागज। अब हम देखेंगे इन तीनों शब्दों के बीच में रिलेशन है। मेरे भाई सबसे पहले देखिए पेन और बंदूक, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, पेन और बंदूक इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। पेन अलग होता है, बंदूक अलग होती है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हम रिलेशन देखेंगे बंदूक और कागज के बीच में। क्या बंदूक और कागज इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, बंदूक और कागज इन दोनों के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं है। बंदूक अलग होती है, कागज अलग होता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे पेन और कागज इन दोनों के बीच में। क्या पेन और कागज इन दोनों के आपस में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, पेन और कागज इन दोनों का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पेन अलग होता है और कागज अलग होता है, यानी कि यहाँ पर हमें पता चला कि पेन अलग होता है, बंदूक अलग होती है और कागज अलग होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिए हम बनाएंगे वेन डायग्राम। कैसे, देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है पेन, तो यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, पेन के लिए। फिर क्या है बंदूक। अब हम क्या करेंगे, देखिए बंदूक का रिलेशन ना ही तो पेन के साथ में है और ना ही कागज के साथ में है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, बंदूक के लिए। फिर क्या बच गया, कागज। तो मेरे भाई कागज का रिलेशन ना ही तो बंदूक के साथ में और ना ही पेन के साथ में है, तो कागज का भी हम क्या करेंगे, तीसरा आरेख बनाएंगे। यानी कि आपका पेन, बंदूक और कागज इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस टाइप का। अब हमें देखना है कि इस टाइप का वेन डायग्राम में कैसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है इस टाइप का वेन डायग्राम में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई देखिए वेन डायग्राम वाले प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको जिन भी शब्दों से वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में यदि आप रिलेशन पता कर लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर वेन डायग्राम को तैयार कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीका होता है सीरीज वाले प्रश्न को सोल्व करना। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए सीरीज में दिया गया है 6 के बाद में दिया गया है 10 के बाद में दिया गया है 15 के बाद में दिया गया है 21 और 21 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कैसे सोल्व किया गया है इस सीरीज को, देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए
सबसे पहले है 6, 6 के बाद में दिया गया है 10, 6 से 10 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है, 15, 10 से 15 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है, 21, तो 15 से 21 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें तो 15 और 6 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, +4, उसके बाद में क्या हुआ, +5, उसके बाद में क्या हुआ, +6, यानी कि यह संख्या कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि +4 +5 +6, अब क्या हो जाएगा, +6 के बाद में हो जाएगा +7, यानी कि 21 के अंदर यदि हम +7 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 21 के अंदर कितना प्लस करना है, +7 करना है। तो यहाँ पर देखिए 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 28। और ध्यान से देखिए 28 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो मेरे भाई चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में PATE को 84 56 और REAP को 95 68 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में R के लिए कूट क्या है? यानी कि यह पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कूट भाषा में R के लिए कूट क्या है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही सिंपल है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए स्पष्ट बोला गया है कि यहाँ पर देखिए मेरे भाई PATE इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई PATE को लिखा गया है 84 56। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि REAP इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई इसको लिखा गया है 95 68। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 95 68। और आपसे पूछा गया है कि R के लिए कूट क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और यहाँ पर भी हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन अल्फाबेट लेटर देखेंगे। मेरे भाई देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए नीचे भी यहाँ पर हमें P दिया गया है। उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें A दिया गया है तो नीचे भी हमें A दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर E दिया गया है तो नीचे भी E दिया गया है। अब मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन सा शब्द बच गया, तो ध्यान से देखिए, सॉरी मेरे भाई कौन कौन सा लेटर बच गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो लेटर बच गया T और यहाँ पर लेटर बच गया R। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो संख्या देखिए, यहाँ पर भी संख्या है और यहाँ पर भी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या में भी कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 8 दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 8 दिया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है तो यहाँ पर भी 5 दिया गया है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 दिया गया है तो यहाँ पर भी 6 दिया गया है। अब संख्या क्या बच गई, तो देखिए यहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक संख्या तो क्या बच गई 4 और एक संख्या बच गई 9, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर T लेटर बचा है और यहाँ पर संख्या बची है 4 है। तो T का कूट तो क्या होगा,
मेरे भाई टी का कूट होगा 4। उसी प्रकार से यहाँ पर बचा है आर और यहाँ पर बचा है 9, तो आर का कूट क्या होगा 9। हमसे क्या पूछा गया है कि आर के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए आर के लिए कूट होगा 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 9 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी है अवतल लेंस का, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस का, और ऑप्शन डी है समतल लेंस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है। ऑप्शन ए आयरन तत्व, ऑप्शन बी है कैल्शियम तत्व, ऑप्शन सी है पोटेशियम तत्व, और ऑप्शन डी है सोडियम तत्व। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व है कैल्शियम। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु दाब मापने हेतु, ठीक है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे या तो पूछ लिया जाए वायु दाब या फिर पूछ लिया जाए कि वायुमंडलीय दाब को किसकी सहायता से मापा जाता है, तो आप सभी का राइट आंसर होगा कि बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब या फिर वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ठीक है, और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। आप सभी को बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ऑप्शन बी है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से एड्स किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु के कारण है, ऑप्शन बी है विषाणु के कारण है, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ के कारण है, और ऑप्शन डी है कवक के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एड्स रोग होता है विषाणु के कारण है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस का, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस का, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और ऑप्शन डी है हीलियम गैस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में, और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए धावन सोडा का, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा का, ऑप्शन सी है फिटकरी का, और ऑप्शन डी है व्यंजक चूर्ण का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग
किया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वह हार्डवेयर डिवाइस है सीपीयू जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1955 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यकृत ग्रंथि के द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है? ऑप्शन ए पित्तरस, ऑप्शन बी है जठर रस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यकृत ग्रंथि के द्वारा पित्तरस स्रावित होता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप इन 60 से 65 दिन के बीच में इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1974 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1980 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1981 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1975 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।